स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने जा रहे हैं सिविक्स का पहला चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स गवर्नड होते हैं, जहाँ से पूरा हमारी कंट्री चलती है, पूरा नेशन चलता है। कहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, एक रिटन रूल्स होता है जो पूरे कंट्री को चलाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट है 3 ऑर्गन्स में, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों के बारे में भी बताता है और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी। तो सीधा सीधा मेनली इसमें क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई होती हैं, इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस लिखी होती हैं जो कि गवर्न करने के लिए कंट्री के लिए, और हर पीपल्स को फॉलो करनी चाहिए ये। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत चीज़ें करता है, जैसे कि पहला आता है ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाता है पीपल्स के बीच में। ये भी बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, किस तरीके से पावर हाथ में आनी चाहिए, किस तरीके से डिसीजंस बनने चाहिए। सिटीजन्स के लिए कुछ लिमिट्स भी लगनी चाहिए जो कि पूरे एक फंडामेंटल सेंस में है पीपल के लिए, और ये पीपल की एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करता है गुड सोसाइटी बनाने के लिए। देन नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स और रूल्स। तो कुछ रूल्स होते हैं जो सोसाइटी फॉलो करती है, हर सोसाइटी के हर रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो ये जो सारे रूल्स होते हैं ये मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए होते हैं। इसे या तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स बोल लो या कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बोल लो। जैसे कि हर गेम्स में हर तरीके के रूल्स होते हैं जो कि एक प्लेयर को फॉलो करने चाहिए, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो कि एक सिटीजन्स को फॉलो करनी चाहिए। और ये सारे जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, जिन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स और रूल्स। नेक्स्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी कंट्री के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अब आइडियाज़ क्या हो गया, बेसिकली सोवरेनिज्म हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, जस्टिस है, लिबर्टी है। तो ये सारे हमारे आइडियाज़ हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इफेक्ट करता है हमारी कंट्री पे। पीपल जो होते हैं बेसिकली एक सोर्स होते हैं पावर अथॉरिटी का। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिक्लेयर करता है इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री। बेसिकली डेमोक्रेसी सब पहले पढ़कर आए हुए हैं। तो डेमोक्रेसी किसके लिए होती है, बेसिकली पीपल्स के लिए ही होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर करता है। ये इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री को भी डिक्लेयर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रिपब्लिक एस्टेब्लिश करती है और इसमें प्रीएम्बल भी है, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये सारे आइडियाज़ फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और ये बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से लिखा गया या कैसे लिखा। तो करीब 300 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली में मीटिंग करते थे पीरियडिकली। ये लगभग 3 साल से होता था, दिसंबर 1946 से लेते नवंबर 1949 तक। B.R. अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी में हर प्रोविजंस डिस्कस करते थे डिटेल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बहुत सारे डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते थे वो लोग, और वहाँ बहुत सारे सिंसियर एफर्ट्स लगाए गए एंड देन लास्ट एक एग्रीमेंट तक पहुँचे वो। तो वहाँ पे एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस था यूनिटी के बीच, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स फील करते हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बहुत सारे मेंबर्स आपस में मीटिंग करके उनका डिस्कशन करके अलग अलग देन उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। नेक्स्ट आता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे प्रीएम्बल का मतलब, अब जैसे कि हमारी बहुत सारी बुक्स होती है, तो बुक्स के पहले पेज पे ये लिखा होता है, कुछ थ्योरी वगैरह के बारे में लिखी होती है कि हमें बुक के अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसकी पूरी बुक्स थी, तो उसके जो पहला पेज था उस पर पूरा प्रीएम्बल लिखा गया था, लाइक इस टाइप का। अब ये प्रीएम्बल के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, लाइक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो सोवरेन में क्या था, पीपल्स जो थे अपने डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री थे, मतलब पीपल के पास पूरा राइट था कि वो खुद के अपने डिसीजन ले सकें। सोवरेन मतलब एक ऐसा कंट्री जहाँ पे पीपल्स अपने डिसीजन खुद ले सकें। तो इसको बेसिकली कहते हैं सोवरेन कंट्री, यानी कि पीपल के पास राइट हो अपना डिसीजन खुद लेने के लिए।
तो सोशलिस्ट में क्या होता है, बेसिकली जो हमारी इकोनॉमिक या कोई भी रिसोर्सेज होते हैं तो उन पे गवर्नमेंट पे हक रहेगा। गवर्नमेंट हमें ये बताएगी कि हमें उसे किस तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है सेक्युलर। सेक्युलर ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सारे धर्मों को बराबर मानता है, मतलब इसमें रिलीजन्स के सारे इक्वलिटी मिली हुई हैं। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। तो ये गवर्नमेंट फॉर्म करता है जहाँ पे अपने पीपल जो है वो इन्जॉय करते हैं इक्वल राइट्स को, इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को। मतलब डेमोक्रेटिक मतलब जो कहाँ पे कंट्री में पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करेंगे, और बेसिकली ये हो गया हमारा डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब ये हो गया जैसे कोई स्टेट का हेड हो गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट हो गया, तो ये इलेक्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा। तो ये आता है हमारे रिपब्लिक में। नेक्स्ट आता है जस्टिस। तो सिटीजन्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा उनके कास्ट को लेके, उनके रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके, मतलब इसमें सबको इक्वल राइट्स मिले हैं, कोई अलग नहीं है। देन आता है हमारा लिबर्टी। तो लिबर्टी में कोई भी सिटीजन्स के लिए अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। सिटीजन्स मेनली जो चाहे वो कर सकता है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। तो बेसिकली ये लिबर्टी में आता है हमारा। नेक्स्ट आती है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी में क्या होता है, बेसिकली जो सारे लॉज वगैरह होते हैं वो सब पीपल्स के लिए इक्वल होते हैं। इनइक्वलिटी सारी ख़त्म कर दी जाती है यहाँ पे। गवर्नमेंट जो है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। तो हम सबको मेनली बिहेव करना चाहिए कि हम सब जो भी हैं वो सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, किसी को भी अपने से नीचे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आती है फ्रेटर्निटी में। देन बात करेंगे हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली इसके 5 फीचर्स हैं: फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म। तो फेडरलिज्म में मेनली क्या आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पावर्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया था बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स में, यानी कि एक से ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल का एग्जिस्टेंस होना, उसे फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरलिज्म के अंदर 3 लेवल की गवर्नमेंट आती है, वो अपने पावर्स और फंक्शंस चलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस गवर्नमेंट में एक डिस्टिंक्शन बना दिया जाता है हेड स्टेट और हेड गवर्नमेंट के बीच में। देन आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जो 3 ऑर्गन्स हैं स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनको सेपरेट किया जाता है, इनको डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस में। लेजिस्लेचर के पास पावर होती है लॉज बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव के पास पावर होती है लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जुडिशरी के पास पावर होती है उनको जज करने के लिए या पनिशमेंट देने के लिए जो भी लॉ को ब्रोक करता है। देन आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ये मेनली सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्रेरी के अगेंस्ट या एब्सोल्यूट एक्सरसाइज के अगेंस्ट, जो कि कोई भी स्टेट कर रही है। मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली पीपल्स के पास सारे राइट्स होते हैं। देन आता है सेक्युलरिज्म। तो एक सेक्युलर स्टेट उसे बोला जाता है जहाँ पे किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, यहाँ पे सारे रिलीजन्स इक्वल होते हैं, सारे कास्ट इक्वल होते हैं, उसे बोलते हैं हम सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, वो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पहला राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे पहले बात आती है राइट टू इक्वलिटी की। तो गवर्नमेंट ने सब सिटीजन्स के बीच में इक्वलिटी प्रोवाइड की है। जितने भी लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, सब सिटीजन्स के लिए इक्वल हैं। देन आता है राइट टू फ्रीडम। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ये सारे राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेनली जो सिटीजन्स होते हैं उसको हक होता है अपनी थॉट्स बताने का, अपनी स्पीच बताने का, अपने एक्सप्रेशंस बताने के लिए। देन आता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली ये सब चीज़ बंद कर दी है, जैसे कि ट्रैफिकिंग, मतलब जो बेचते हैं खरीदते हैं ह्यूमन बींग्स को, या वुमेन्स हो या चिल्ड्रंस हो, इस सब चीज़ को बंद कर दिया है। फोर्स लेबर बंद कर दिया है। जो चिल्ड्रन 14 ईयर से नीचे काम करते हैं उन सबको ख़त्म कर दिया है। तो ये चीज़ आता है हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के में। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हर रिलीजियस सिटीजन्स को राइट है अपने रिलीजन्स को चॉइस करने के लिए।
किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा इसके अंडर कि भाई तुम्हें ये वाला रिलीजन लेना है या तुम्हें ये वाला रिलीजन लेना है। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें मेनली जितनी भी कास्ट के पीपल्स होते हैं, माइनॉरिटीज़, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक्स पीपल्स जितने भी होते हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं, डेवलप हो उनके कल्चर्स का। तो ये बेसिकली आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। देन आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। इसमें ये है कि अगर ऊपर जितने भी राइट्स हैं इसका कोई भी अगर फॉलो नहीं करता इन राइट्स को, तो इनको कोर्ट लिया जाता है और पनिशमेंट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंडमेंट है, मतलब उसको कभी भी चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को पीपल्स के राइट्स के अकॉर्डिंग या पीपल्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे पीपल्स की नीड्स चेंज होगी तो उसमें रूल्स भी चेंज होते चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली एक लिविंग है। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और रख दिया उसे कहीं, तो ये मेनली अमेंडमेंट है, ये चेंज हो सकता है ये। तो इसके भी ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया के प्रोटेक्ट करना, हर कल्चर की वैल्यू रखना। तो बेसिकली इसमें वही सब चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस में होती हैं। देन बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। अब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि सबके बीच में वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, चिल्ड्रन और यूथ का प्रोटेक्शन, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट करना, या तो वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, चिल्ड्रन जो कि 14 ईयर्स से कम की एज है उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी और फ्री है, और काउ स्लॉटर का प्रिवेंशन, यानी कि जैसे जो लोग काउ को मारते हैं या काटते हैं तो वो प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो बेसिकली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी स्टेट पॉलिसी में ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो अमेंडमेंट है, वो कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो यही है यहाँ पे भी कि जैसे जैसे नई पॉलिसीज़ या नई पॉलिटी आती जाएंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सालों साल चेंज होता चला जाएगा। तो ना बात करते हैं नीड फॉर लॉज। हमें लॉज जो है वो उसकी नीड क्यों है। लॉज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक पूरा सेट है जो कि सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करता है। रूल ऑफ लॉ है वो किसी भी डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है, ये सबको इम्प्लीमाइज करता है। जैसे कि जो भी लोग हैं उनको इक्वल राइट्स हो, मतलब वो जो लॉ है वो एक इक्वल नज़रिए से देखें। और गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डिनरी सिटीजन, रिच पर्सन या पॉलिटिकल लीडर या कोई भी सीनियर गवर्नमेंट के बीच में, इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना करे, कोई भी भेदभाव ना करे। तो बेसिकली लॉज इसलिए ही ज़रूरी होती है हमारे लिए। नेक्स्ट बात करते हैं लॉज एंड डिसेंट। अब लॉज को हमने पढ़ा, लेकिन डिसेंट क्या मतलब किसी चीज़ को एग्री ना करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से एग्री ना करना, उसे बोलते हैं डिसेंट। अब कुछ एफर्ट्स हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को राइट्स दिलाते हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मेनली वो कम्युनिटी होती है जो पुअर होती है और बैकवर्ड कम्युनिटी जो होती है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या कोई भी और अदर बैकवर्ड क्लासेस आती हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे कि उनकी सीट्स रिजर्व्ड है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में और लोकल गवर्नमेंट में। उनकी सीट रिजर्व्ड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उनको स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होते हैं ट्राइबल एरियाज़ में, स्पेशल ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, हर एम्प्लॉयमेंट या हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो और कुछ भी हो। और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी रिजर्वेशन है, जैसे कि 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, या 27% और भी अदर बैकवर्ड्स क्लासेस के लिए हैं। तो ये सब चीज़ कुछ ऐसे स्टेप्स है जो कि गवर्नमेंट ने उठाए थे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए।